लेक्चर नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स चल रहा है। देखते जाइए। सबसे पहले टॉपिक आ जाता है होमोजेनिटी। ये होमोजेनिटी बनाते किस तरह है, मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा। देखिए, आपने लेफ्ट साइड में सारे टर्म को शिफ्ट करना है जो डिपेंडेंट वेरिएबल में है। अगर लेफ्ट पे वो सारे आ गए और कुछ भी ना रहा, यानी सिफर रह गया, क्या रह गया? सिफर। तो ये आपकी बनती है होमोजेनिटी। अगर हम प्रॉपर डिफिनेशन की तरफ देखिए, देयर इज नथिंग इन द लेफ्ट ऑन द राइट साइड पे कुछ नहीं रहेगा, तब बोलोगे होमोजेनियस। क्या बोलोगे? होमोजेनियस। इसके बरक्स क्या होता है? नॉन होमोजेनियस। ठीक है जी। अब देखिए, अगर आपके राइट में, अगर आपके कौन से साइड पे, राइट साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल रह गया या कुछ कांस्टेंट रह गए, जबकि आपका y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल लेफ्ट से मूव हो गया राइट की तरफ, तो ये क्या बनती हैं? नॉन होमोजेनियस बनती हैं। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं जी, एक एक करके देखते जाइए। अब अगर मैं आपके सामने लिख दूं dy/dt इज इक्वल टू में g, अब मैं इसके मुतालिक कितने रिमार्क दे सकता हूं? नंबर 1। और साथ में ये भी लिख दूं v(0) इक्वल टू v0। जब भी 0 के ऊपर कंडीशन होगी तो पहले तो ये जो होगा ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगा। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। ठीक है जी, ये मैंने रिमार्क्स पास कर दिया। अब अगर आप इसको देखें, इसके लेफ्ट साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल v है और इसकी डेरिवेटिव राइट साइड पे कुछ बच रहा है। जब राइट साइड पे कुछ बच रहा हो तो ये नॉन होमोजेनियस भी होगा। मैंने ये रिमार्क पास कर दिया। अब आगे देखते जाइए कि मैं और क्या रिमार्क पास कर रहा हूं। अब देखिए, अगर आप इस dy/dt, इसके साथ प्रोडक्ट में v भी नहीं है, कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी नहीं है और कोई डिपेंडेंट वेरिएबल पावर 1 में भी है, तो ये क्या होगा? लीनियर होगा। ये भी मैंने रिमार्क पास कर दिया। अब देखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर भी है। अब आप कहोगे कि फर्स्ट ऑर्डर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव dy/dt है, यानी v की एक मर्तबा डेरिवेटिव ली जा रही है। तो ये मैंने 4-5 रिमार्क पास कर दिए। अब जाएंगे जी सेकेंड एग्जाम्पल के ऊपर। क्या लिखा हुआ है जी? d² m के नीचे dx² इक्वल टू में w। अब रिमार्क को पास करेंगे। नंबर 1, इसका डबल टाइम डेरिवेटिव है जी, तो ये तो सेकेंड ऑर्डर होगा। क्या होगा सर? सेकेंड ऑर्डर होगा। क्या m इसके साथ प्रोडक्ट में है? नो। क्या m की पावर कहीं पे 2 है? नो। क्या ऐसे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है जो कि m में हो? नो। तो ये सारा क्या होता है? लीनियर होता है। पॉइंट क्लियर। अब आगे देखते जाइए। इसके साथ कुछ कंडीशन भी लिख देते हैं। m(0) इक्वल टू में 0 एंड m(1) इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट मैं रिमार्क क्या पास करूंगा? क्या राइट पे कुछ है? बिल्कुल सर। जब राइट पे कुछ होगा तो ये नॉन होमोजेनियस होगा। क्या होगा? नॉन होमोजेनियस। थर्ड की रिमार्क में क्या पास करूं? देखते जाइए। 0 के ऊपर कुछ कंडीशन है और एक कंडीशन 1 के ऊपर है। इनिशियल कंडीशन भी है और एक और कंडीशन भी है, तो ये आपका बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगा। क्या होगा? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। यहां तक क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब जाएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ठीक है जी। अब कुछ और एग्जाम्पल को क्या करेंगे? रीड करेंगे। अब नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल करूंगा कुछ और। क्या लिखा हुआ है? d²θ/dt² प्लस ω² sin θ इक्वल टू में 0। पॉइंट क्लियर? थीटा के कंसेप्ट, θ(0) इज इक्वल टू θ0। फिर डेरिवेटिव के ऊपर एक कंडीशन है जी, ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब मैंने रिमार्क पास करना है। पहला रिमार्क में क्या पास करूंगा? इसमें डबल डेरिवेटिव है, तो ये सेकंड ऑर्डर होगा। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर।
अब नेक्स्ट रिमार्क को देखते जाइए। अब देखिए, अब क्या क्या है जी, अब देखिए इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज हो रही हैं। ठीक है जी। अब अगर आप देखिए आपका एक और वेरिएबल ओमेगा का स्क्वायर है तो ये नॉन लीनियर बनेगा जी। यहां तक क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब थर्ड पॉइंट को देखते जाइए, क्या राइट साइड पे कुछ है? नो सर, कुछ भी नहीं। तो ये होमोजेनियस बनेगा। क्लियर सर? ये रिमार्क मैं पास कर रहा हूं जी। फिर नेक्स्ट रिमार्क्स देखिए जीरो के ऊपर एक कंडीशन है और डेरिवेटिव में भी जीरो के ऊपर कंडीशन है। जब भी जीरो के ऊपर कंडीशन होगी तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगा। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। यहां तक तो बड़ा सिंपल हो रहा है। अब जाएंगे जी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है? डी स्क्वेयर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? डी स्क्वेयर थीटा, नीचे में डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर थीटा इक्वल टू में जीरो। थीटा ऑफ जीरो इज इक्वल टू थीटा नॉट डी थीटा बाई डी टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू में जीरो। अब मैं रिमार्क को एक एक करके पास करो। इसमें सेकेंड टाइम डेरिवेटिव आ गई तो ये सेकेंड ऑर्डर होगा। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब नेक्स्ट रिमार्क देखते जाइए। आप देखिए इधर थीटा, ये नॉन लीनियर इस वजह से बन रहा था क्योंकि इसमें ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल आया था, यानी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। आप देखिए इसमें ये लीनियर है। क्या है सर? लीनियर है, लीनियर, क्योंकि थीटा की पावर 1 है। ठीक हो गया जी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। इसका राइट साइड किसकी इक्वल है? जीरो। तो ये होमोजेनियस होगा। क्या होगा? होमोजेनियस। चौथा, अब देखिए दोनों कंडीशन जीरो के ऊपर है, यानी इनिशियल, इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं सर? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट को पढ़ेंगे जी। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका है सॉल्यूशन मेथड। क्या डिस्कस करेंगे? सॉल्यूशन मेथड को। तो अब मैं एक एक करके बताऊंगा, यानी डायरेक्ट इंटीग्रेशन। यहां पे मैं क्या यूज कर रहा हूं? डायरेक्ट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को, कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा। अब आप अपने पॉइंट को देखते जाइए जी। अब देखिए ये मेथड कब वर्क करता है, यानी डायरेक्ट मेथड कब वर्क करता है, ये हमारा मेन कंसेप्ट है। मैंने सिंपल फिक्रा लिख देना है। दिस मेथड, ये जो मेथड होगी वर्क्स करेगा, यानी काम करेगा फॉर इक्वेशन, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर वेयर राइट साइड, जब भी राइट साइड क्या होगा? डज नॉट, यानी बिल्कुल नहीं, डज नॉट डिपेंड ऑन अननोन। अगर वो अननोन के ऊपर डिपेंड ना कर रहा हो। इसको सिंपल एग्जांपल से देखते हैं जी। ठीक है जी। द जर्नल फॉर्म इज, जर्नल फॉर्म से आपको सब कुछ क्लियर होगा। एक एक करके देखते जाइए। अब अगर आप देखें dy बाई डी टी जब भी इक्वल होगा एफ ऑफ टी के, तो यहां पे मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन को यूज कर सकता हूं। अब आप कहोगे कि सर किस तरह? इस तरह करें कि dy बाई एफ ऑफ टी के साथ क्या लिख दे? डी टी लिख दे। आप देखिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन यूज कर दो, ये दोनों कैंसल, इसका कुछ इंटीग्रेशन होगा, मान लो कैपिटल एफ ऑफ टी, फिर क्या होगा? इसका कुछ कांस्टेंट भी पीछे आएगा, मान लो C1। ये मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन से सॉल्यूशन को निकाल दिया। अब मैं सिंपल सेकंड को पार्ट को ले लूं। अब अगर मैं इस तरह ले लूं डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल टू में एफ ऑफ टी, इधर मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन को यूज कर सकता हूं। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो डी स्क्वेयर वाई और
एफ ऑफ टी होगा डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर होगा। पॉइंट क्लियर। एक मर्तबा इंटीग्रेशन को लिख दो तो इधर से एक डी कैंसल तो डी वाई आएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ ऑफ टी होगा, साथ में एक डी टी भी आएगा, प्लस कांस्टेंट क्या आएगा, C2 आएगा मान लो। अब अगर मैं इसको एक मर्तबा और इंटीग्रेट कर दूं तो y इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन मान लो कैपिटल G ऑफ टी आएगा, इसके साथ भी C2 साथ में आएगा t, प्रोडक्ट में t प्लस कांस्टेंट C3। इस तरह हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड को क्या करेंगे, अप टू सो ऑन किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जर्नलाइज करेंगे, जर्नलाइज अप टू सो ऑन। सिमिलरली अगर इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर। ये होता है आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन। अब आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन को समझना होगा कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता क्या है जी। डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ठीक हो गया जी। ये मेथड कब सूटेबल होता है, पॉइंट देखते जाइए, ये बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन में क्या सोचना होता है, पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, y इज कॉल्ड द अननोन आर डिपेंडेंट वेरिएबल। y को बोलते हैं, y इज कॉल्ड अननोन, y को बोलते हैं अननोन, या इन अदर वर्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, या इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी। अगर मैं इस एग्जांपल को ले लूँ, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मैंने यूज़ किया था, ये आपका जो y है ये क्या है, अननोन भी है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी है। पॉइंट क्लियर सर जी। अब अगर मैं सेकंड पॉइंट को उठा लूँ, t इज कॉल्ड, t को बोलते हैं द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया जी। अब मैं आपको एग्जांपल में दिखा सकता हूँ। मान लो अगर मैं इसको ले लूँ dy बाई डी टी इक्वल टू एफ ऑफ टी, y आपका अननोन था या आप कह रहे थे डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि t आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या नॉन वेरिएबल भी कह सकते हैं। अब आप क्या कहोगे, सॉल्विंग मीन फाइंडिंग फार्मूला फॉर y। अब अगर आप देखें थर्ड पॉइंट इसका क्या है, अब आपको थर्ड पॉइंट में सिंपल मैथमेटिकल बताऊंगा। अगर मैं इस एग्जांपल को ले लूँ एफ डी वाई एफ ऑफ टी, अब आपने y का फार्मूला फाइंड करना होता है, और ये y का फार्मूला आपने किस तरह फाइंड करना होता है ताकि y सिंगल हो जाए, यानी आप इधर शिफ्ट किया था अगर आपको याद हो तो एफ ऑफ टी एन टू में डी टी होगा, फिर मैंने सिंपल इंटीग्रेशन को अप्लाई किया था, एफ ऑफ टी प्लस इसका कुछ इंटीग्रेशन होगा कैपिटल एफ ऑफ टी प्लस सम कांस्टेंट टी। अब ये y का फार्मूला आ गया। अब अगर आप मोस्टली वी यूज t फॉर टाइम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट इन सम केसेस वी यूज x, कुछ केसेस में हम x भी यूज करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं जी। कैसे समझते हैं जी, सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं जी। डायरेक्ट इंटीग्रेशन है जी, मैंने लिख दिया डायरेक्ट इंटीग्रेशन। पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल। फिर मैं इसका एग्जाम्पल लूंगा, एग्जाम्पल। ठीक हो गया जी। अब सिंपल सा एग्जाम्पल आ रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ कार, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ कार, फाइंड द वेलोसिटी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ कार दैट इज एक्सीलरेटिंग, जो कि एक्सीलरेट हो रहा है फ्रॉम द रेस्ट एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपने क्या करना है जी, सिंपल रिजल्ट यूज होगा। सॉल्यूशन को देखते जाइए। अब आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, यानी मेन टारगेट आपका है v। आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 3।
वेलोसिटी का मतलब, एक्सेलरेशन का मतलब होता है dv/dt। पॉइंट क्लियर, इक्वल टू में 3, उधर शिफ्ट कर दो तो dv इक्वल टू 3dt होगा। अब इंटीग्रेट कर दो, ये दोनों कैंसिल, v निकला, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 3 के साथ t, फिर कांस्टेंट में क्या यूज होगा, c। अब इसके साथ कुछ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इफ द कार वाज इनिशियली एट रेस्ट, जब कार इनिशियली एट रेस्ट होगा तो इनिशियल के लिए हम जीरो, रेस्ट का मतलब उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी। अब मैं इसमें v की जगह, ये आपकी v की वैल्यू हो गई, ये आपकी t की वैल्यू हो गई, तो v की जगह 0, 3 इंटू 0 प्लस c, 0 इक्वल टू 0 प्लस c, c इक्वल टू 0। अब आप इसमें c की वैल्यू को प्लग कर दोगे, v इक्वल टू 3t प्लस 0 या v इक्वल टू 3t, सिंपल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई जी। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब देखते जाइए, अब हम एक नेक्स्ट कंसेप्ट को पढ़ेंगे, सोल्यूशन ऑफ ओडीई क्या होता है। देखिए, अगर आपको के पास एक फंक्शन फाई ऑफ एक्स है, आप उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देते हैं और वो आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर देता है, सेटिस्फाइड, तो वो बनती हैं सॉल्यूशन। सिंपल हो गया जी। अब कहते हैं कि वेरीफाई कर दे कि ये वाली चीज़ जो है इसकी क्या बन जाती है, सॉल्यूशन। तो इस इंटरवल में तो हमने सिंपल क्या करना होगा, हमने इक्वेशन ले लिया dy/dx इक्वल टू x y की पावर 1/2। इस y की जगह ये वाली वैल्यू को पुट कर दोगे, यानी 1/16 x की पावर 4 इक्वल टू x, y की जगह 1/16 x की पावर 4 ऊपर 1/2। अब आपने करना है इसका सॉल्यूशन, 1/16 को बाहर कर दो, कर दिया, dy/dx ऑफ x की पावर 4 लेना है, ठीक है जी। अब 1/16 का 1/2 होता है 1/4, पॉइंट क्लियर सर, साथ में x, और इसका 1/2 क्या होता है, x का स्क्वायर, तो 1/16, 4 आगे कर दे, 4 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, 1/4, दोनों को मल्टीप्लाइड कर दे, 4 एकन 4, 4 4 16, तो एक्स क्यूब, ये गिवन इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। सिंपल आपने लिखना है हेंस अ सॉल्यूशन, ये क्या बन रहा है, हेंस अ सॉल्यूशन। ये क्या बन रहा है सर, सॉल्यूशन बिल्कुल बनता है। ठीक हो गया, पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब जाएंगे इसके बी पार्ट की तरफ, y" माइनस 2y प्राइम प्लस y इक्वल टू 0, y की वैल्यू आपने पुट करनी है x(e⁻x). पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो, y" माइनस 2y प्राइम प्लस y इक्वल टू 0, y की वैल्यू पुट कर दो, x(e⁻x) ऊपर डबल प्राइम 2x(e⁻) सिंगल प्राइम प्लस y की जगह x(e⁻x) इक्वल टू में 0। आगे देखते जाइए जी, पहले इसके डबल प्राइम, पहले आप सिंगल प्राइम को लेंगे, इसके ऊपर एक और प्राइम आएगा। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, प्राइम मतलब डेरिवेटिव, एक्स प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, एक्स की डेरिवेटिव ले लो 1, e⁻x को इधर लिख दो, x को छोड़ दो, e⁻x की डेरिवेटिव e⁻x, e⁻x इक्वल टू में 0। अब इसका प्रोडक्ट रूल तो हमने लिखा है जी, e⁻x प्लस x e⁻x, ऊपर डैश आएगा, -2 मल्टीप्लाइड होगा 2e⁻x माइनस 2x e⁻x प्लस x e⁻x इक्वल टू में 0। अब इसका डेरिवेटिव ले लो तो e⁻x होगा, इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा, x e⁻x प्लस e⁻x माइनस 2e⁻x माइनस 2x e⁻x प्लस x e⁻x इक्वल टू में 0। अब देखिए, इन दोनों से 2 बनेंगे और ये -2 के साथ क्या होंगे, कैंसिल होंगे। ये देखिए, इन दोनों से 2 बनेंगे और ये कैंसिल होंगे, 0 इक्वल टू 0, बिल्कुल गिवन इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहला सॉल्यूशन आता है जनरल सॉल्यूशन। क्या आता है? जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन होता क्या है? अब देखते जाइए। अगर मैं लिख दूं y प्राइम इक्वल टू लेमडा y, ये मैंने सिंपल एक इक्वेशन लिख दिया। इसका जो सॉल्यूशन होता है हैज अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म। किस तरह इसका सॉल्यूशन होता है? y इक्वल टू सी नॉट ई पावर लेमडा टी की फॉर्म में इज कॉल्ड जर्नल सॉल्यूशन। क्या होता है ये? इसका जर्नल सॉल्यूशन बन जाता है। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल, ये देखिए आपके पास कोई भी ODE है, यानी y प्राइम मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू लेमडा y। अगर आप इसमें y की जगह इस y को इधर पुट कर देंगे, इधर पुट करेंगे तो गिवन इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। इस केस में ये जर्नल सॉल्यूशन कहलाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब मैं क्या कर देता हूं जी, इसमें अगर आप अपने क्वेश्चन में देखें क्या सॉल्यूशन था? सी नॉट ई पावर लेमडा 2। अब सेकंड पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसकी मैं ऊपर कुछ कंडीशन लगा देता हूं। अब मैं ये कंडीशन लगा देता हूं कि इस जर्नल सॉल्यूशन के ऊपर ये कंडीशन लगा देते हैं y ऑफ 0 इक्वल टू 1। अब आप इससे क्या होगा कि सी नॉट निकलेगा। सी नॉट की वैल्यू क्या आएगी? सी नॉट की वैल्यू 1 आएगी। तो आपका सोल्यूशन 1 डॉट ई पावर लेमडा टी या y इक्वल टू ई पावर लेमडा टी, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन बोलते हैं? पर्टिकुलर। कौन सा सोल्यूशन कहते हैं? पर्टिकुलर। क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब जाएंगे थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या होगा? थर्ड पॉइंट क्या होता है? सिंगुलर सॉल्यूशन। ये सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा? अब मैं आपको सिंपल चीज बताऊंगा जी एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मैं एक इक्वेशन ले लूं, मान लो y प्राइम इज इक्वल टू टी वाई अंडर द रूट। y प्राइम का मतलब क्या होता है? dy बाई डी टी इज इक्वल टू टी वाई अंडर द रूट। अब अगर मैं इसका y बताऊं कि क्या y होगी कि सोल्यूशन सेटिस्फाइड होगा, तो y की वैल्यू होती है 1/4 x का स्क्वायर प्लस c, ऊपर क्या होगा? 0। ये इसका जर्नल सॉल्यूशन बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? जर्नल सॉल्यूशन। अब ये सिंगुलर कब बनता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक हो गया जी। अब अगर मैं द इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, अब देखिए इसका ये तो इसका जर्नल सॉल्यूशन। अगर मैं y की जगह 0 रख दूं, यानी अगर मैं इस इक्वेशन में d बाई डी टी अपनी जगह, ये 0 हो गया, t 0 का अंडर द रूट हो गया। अब देखते जाइए डेरिवेटिव ऑफ 0 क्या होता है? 0 0 अंडर रूट 0 0 t के साथ मल्टीप्लाइड होगा। ये भी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। जर्नल भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये जो सेटिस्फाइड कर रहा है ये हमने जर्नल से हासिल नहीं किया। ठीक है जी। ये इसका क्या बनेगा? सिंगुलर सॉल्यूशन। बल्कि हमने गेस किया, हमने अपनी तरफ से सोचा कि ऐसा क्या वैल्यू y की पुट की जाए कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। तो मेरे ज़हन में डायरेक्ट कंसेप्ट आ गया कि y की जगह 0 पुट कर दो तो रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। तो इसको बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। ये डिफरेंट टाइप मैंने पढ़े, जर्नल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन। बेस्ट विशेस, गुड लक। खुदा आपका हामी और नासिर हो।